नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इजराइल और हमास के बीच की एक पोटेंशियल डील जो गाजा में चल रही जंग को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब है। कई अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल के लंबे निगोशिएशन के बाद फाइनली एक डील जो है वो रीच होने वाली है, उस पर साइन होने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि जो बाइडन, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और जो बाइडन के सभी एलाइज इस ब्रेक थ्रू का क्रेडिट जो है वो लेना चाहते हैं, जबकि ये सडन शिफ्ट मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप के एफर्ट्स की वजह से हो रहा है। तो आज हम इस डील के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि बाइडन के लिए कैसे एम्बैरेसिंग हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप का इस डील के साइन होने में क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, कई अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट ये किया गया है कि एक साल के ज्यादा के अपेरेंटली फ्यूटाइल निगोशिएशन के बाद इजराइल और हमास फाइनली एक डील के करीब आ गए हैं जो गाजा में चल रही जंग को खत्म कर सकती है। जबकि जो बाइडन और उनके एलाइज जो है वो इस ब्रेक थ्रू का क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर यह लगता है कि अचानक से होने वाला ये जो ब्रेक थ्रू है ये मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हो रहा है, जो रीसेंट मंथ में निगोशिएशन को लीड कर रहे थे और अपने नए मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकोव के थ्रू इस सारी निगोशिएशन को डोनाल्ड ट्रंप ने लीड किया। हालांकि इस वक्त तक कुछ फॉर्मली एग्री नहीं हुआ है। एक डील से पहले ज्यादा करीब, या पहले किसी भी डील से ज्यादा अब की ये जो डील है ये करीब लग रही है। तो इस वीडियो में इसी बात के ऊपर हम नजर बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये डील रीच हुई है। तो दोस्तों, सीज फायर निगोशिएशन जो है वो हमास और इजराइल के बीच नवंबर 2023 में स्टार्ट हो गई थी, पर अगले 6 महीने तक ज्यादा कोई भी इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुआ। एक डील का आउटलाइन जो था वो फाइनली मई के महीने में आया था, जब कतर और इजिप्शियन निगोशिएटर के 3 फेसेस डील को प्रपोज किया गया था, जो जून में प्रेसिडेंट बाइडन ने अनाउंस भी कर दिया था, और वही उस डील का प्रॉपर बेस था। ब्रॉडली स्पीकिंग, पहले फेज में एक टेम्परेरी सीज फायर इंप्लीमेंट किया जाना था, जिसमें कुछ होस्टेजेस जैसे जो इजरायली जेल्स में बंद थे, जो पैलेस्टीन जो होस्टेजेस थे उसको इजराइल रिलीज करता, और एक्सचेंज में जो हमास के पास जो इजराइल के बंधक थे उनको हमास जो था वो छोड़ने का काम करता। इसका मतलब ये था कि कुछ प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा और उसके बदले में हमास अपने कुछ होस्टेजेस को रिलीज कर देगा। ये टेम्परेरी सीज फायर उन्हीं शब्दों में रखा गया था जिससे पार्टीज को कुछ वक्त मिले ताकि वो दूसरे फेसेस के लिए डिस्कशंस को कंटिन्यू कर सके। दूसरा फेस उस एग्रीमेंट का नतीजा था जिसमें बाकी सभी होस्टेजेस जो बच चुके थे उन सबको भी एक्सचेंज किया जाना था, यानी कि जो लोग पहले वाले फेज के अंदर अभी भी होस्टेज थे उन्हें रिलीज किया जाना था, और उसके बाद में पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी रिलीज किया जाना था। यह फेज परमानेंट सीज फायर की कंडीशन पर बेस्ड था, जिसमें दोनों तरफ से होस्टेजेस की कंप्लीट रिलीजेस जो थी इस कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकती थी। और तीसरा फेज जो होता इस पूरी डील का वो एक टोटल परमानेंट सीज फायर और गाजा के फ्यूचर गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर निगोशिएशंस को इन्वॉल्व करता था। लेकिन जब दोनों साइड्स अपेरेंटली 3 स्टेज फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करने को तैयार लग रही थी, तब भी यह डील जो थी वो फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होस्टेजेस को लेकर थी, जहां हमास यह गारंटी देने से मना कर रहा था कि वो उन्हें जिंदा ही वापस लौटाएगा। दूसरा इशू था गाजा के पोस्ट वॉर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हमास का रोल को लेकर, जिसे इजराइल काउंटर करने से मना कर रहा था। इजराइल की जो फोर्सेस है, जिसे आईडीएफ के नाम से जाना जाता है, आईडीएफ का गाजा में पोस्ट वॉर रोल एक मेजर मुद्दा था, और इस पर इजराइल और हमास के बीच काफी डिसएग्रीमेंट भी था। हमास की तरफ से डिमांड थी कि इजराइल अपनी फुल और परमानेंट विड्रॉल जो है वो करे अपनी गाजा के अंदर से, यानी गाजा से अपनी मिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरीके से इजराइल हटा ले। हमास चाहता था कि उनके रीजन में उनका रीजन जो है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए और उन्हें गाजा में अपनी सोवरेनिटी मिल सके। लेकिन इजराइल ये स्पेसिफिकली, या इजराइल की गवर्नमेंट के कुछ हिस्से स्पेसिफिकली इसके अलग सोचते थे। उनका कहना था कि विड्रॉल जो है वो कंडीशनल हो सकता है, या कम से कम गाजा के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की प्रेजेंस को बनाए रखना जरूरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। अब ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है ये मौजूद है इजराइल में मौजूद गाजा और इजिप्ट की बॉर्डर के बीच में। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गाजा के सदर्न बॉर्डर पर इजिप्ट के साथ सिचुएटेड है। ये कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है जहां इजराइल को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन करने की जरूरत थी, ताकि हमास और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की लोकेशन की वजह से यह रीजन इजराइल के लिए काफी सेंसिटिव है, क्योंकि यहां से आर्म स्मगलिंग और इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज की पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। इजराइल चाहता था कि यह एरिया पूरी तरीके से उसके अंडर कंट्रोल में रहे, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को हैंडल कर सके। हमास के लिए ये मिलिट्री प्रेजेंस गाजा के पोस्ट वॉर गवर्नेंस पर इजराइल की डोमिनेंस का सिंबल थी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया, जहां इजराइल और हमास के इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट थे। ये इश्यूज इजरायली गवर्नमेंट के अंदर की डायनामिक्स की वजह से भी और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लगे कि नेतन्याहू की जो सरकार है वो इस डील को फाइनलाइज कर ही लेती,
पर उनके फार राइट मिनिस्टर्स, जो उनका नाम है इतर बेन गाविर और बेजल स्मोट्रिच, ये उसको रिजेक्ट कर देते थे। नेतन्याहू अपनी नेसेट यानी कि उनकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी के लिए इन दोनों नेताओं के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार के पास या उनकी पार्टी के पास उनकी पार्लियामेंट के अंदर कंप्लीट फुल मेजोरिटी नहीं है। वो एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं और ये दोनों ही मिनिस्टर जो है वो फार राइट मिनिस्टर्स हैं, जो किसी भी प्रकार के गाजा में हमास को लेकर कंसेशन के अगेंस्ट थे, जिसके चलते बार बार ये डील्स जो थी वो हट रही थी। अब ये जो बेन गाविर के लिए एक बड़ा प्राइड का मूवमेंट बन गया है, जो एक नेता है जो फार राइटिस्ट नेता है, जो अभी भी जो नेतन्याहू है उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी है, उनके लिए एक प्राइड का पॉइंट बन गया। और उन्होंने कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स भी रिलीज की जिसमें उन्होंने असलियत में इस बात को ब्रेक किया कि उन्होंने पहले की डील्स को कैसे टॉर्पीडो किया था, पहले की डील्स को क्यों लागू होने के लिए वो अगेंस्ट थे और बार बार क्यों निगोशिएशन के अंदर वो नेतन्याहू का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक इस वीक के शुरुआत में रिपोर्ट्स का एक फ्लरी आया कि एक डील काफी करीब है और कुछ आउटलेट्स ने ड्राफ्ट एग्रीमेंट को हासिल भी कर लिया। ड्राफ्ट एग्रीमेंट के मुताबिक, जिसे हमास अब एक्सेप्ट करने को तैयार है, हर स्टेज 42 दिन तक चलेगी। पहली स्टेज में एक टेम्परेरी सीजफायर होगा, ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ेगी और हमास 33 होस्टेजेस को छोड़ेगा। इन एक्सचेंज जो इजराइल है वो अपनी मर्जी से कुछ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करेगा। इजराइल कितने पैलेस्टीनियन प्रिजनर को रिहा करेगा, इसको लेकर इजराइल ने इस डील के अंदर कोई भी नंबर जारी नहीं किया है, बट हां, हमास इसमें 33 होस्टेजेस को छोड़ेगा। दूसरी स्टेज में बाकी सभी बचे हुए होस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। एक परमानेंट सीजफायर एस्टेब्लिश होने के बाद इनको रिलीज किया जाएगा। तीसरी स्टेज में गाजा के रिकंस्ट्रक्शन प्लान को सॉर्ट आउट करने का होगा, जो इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशन के अंडर इसको ओवरसी किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लगता है कि इजराइल ने अपने डिमांड से काफी पीछे हटने का फैसला किया है। ड्राफ्ट एग्रीमेंट के मुताबिक इजराइल पहली स्टेज में डेड होस्टेजेस को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि इसका असर होगा कि कितने पैलेस्टीनियन प्रिजनर गाजा वापस भेजे जाएंगे, यानी कि जितने लोग हमास डेड बॉडीज के रूप में इजराइल को वापस देगा, उतने ही कम प्रिजनर जो है वो इजराइल है वो छोड़ेगा, जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर इजराइल की जेलों के अंदर बंद है। इजराइल जो है वो फेस्ड में लेकिन टोटल विड्रॉल के लिए अभी तैयार है और ड्राफ्ट एग्रीमेंट में कभी भी हमास के गाजा के पोस्ट वॉर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में रोल को एक्सक्लूड करने की बात नहीं है। कुल मिलाकर यह डील काफी मिलती जुलती लगती है उस डील से जो नेतन्याहू ने अपरेंटली जुलाई के शुरुआत में रिजेक्ट कर दी थी। तो फिर नेतन्याहू का यह अपरेंट यू टर्न समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, तो शायद इसका कुछ कनेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जो अगले हफ्ते या 20 जनवरी को अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने अपने नए मिडल ईस्ट एनवॉय, जिसका नाम है स्टीव विटकोफ, के थ्रू निगोशिएशन को वो लीड कर रहे थे। हो सकता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू और उनके ग्रुप को कुछ कंसेशन ऑफर किया हो, शायद वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को अमेरिका रिकॉग्निशन दे देगा या ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए इजराइल को परमिशन दे देगा ताकि उन्हें डील एग्री करने के लिए कन्विंस किया जा सके। यह हो सकता है कि वेल ऑर्केस्ट्रेटेड डांस जो है जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चल रहा है, जब ट्रंप सारा क्रेडिट नेतन्याहू को ना देकर अपने पास लेना चाहते हैं, जो वॉर को इवेंचुअली धीरे धीरे खत्म करने में मदद करेगा। सब कुछ ट्रंप पर डील करता है। या फिर इजराइल क्या कर सकता है इस दौरान, इजराइल यह कर सकता है कि वो इस डील को साइन करने के बाद जितना भी इस डील के पीछे का ठीकरा है वो ट्रंप के सर पर फोड़ सकता है कि हम तो भैया इस डील के फेवर में नहीं थे, ट्रंप ने जबरदस्ती हमसे ये डील साइन करवाई है। नेतन्याहू ऐसा कर सकते हैं ताकि वो अपनी पॉलिटिकल बैकिंग इजराइल के अंदर मजबूत कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा लाइकली एक्सप्लेनेशन ये लगता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर बाइडेन से ज्यादा फोर्सफुल प्रेशर बनाया है। ये कंसिस्टेंट है ट्रंप के रीसेंट रिटोरिक के साथ, जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि अगर उनकी इनॉग्रेशन से पहले कोई भी डील नहीं होती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने नेतन्याहू को खरी खोटी भी सुनाई थी। फॉर एग्जांपल, एक रिपोर्टर ने यह भी बोला था कि विटकोफ ने नेतन्याहू को कई बार मीटिंग के लिए फोर्स किया और जबरदस्ती उनके साथ इस डील को साइन करवाने के लिए ट्रंप और विटकोफ दोनों के द्वारा प्रेशर भी डाला गया। इस तरह नेतन्याहू के एलाइज रिसेंटली फ्रेंडली मीडिया आउटलेट से कंप्लेन कर रहे थे कि ट्रंप उन पर अनएक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। अगर यह सच है तो यह कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि यूएस के पास हमेशा से इजराइल के ऊपर एक लेवरेज था। कंटेक्स्ट के लिए, पिछले साल या थोड़े वक्त से पॉलिसी सर्कल्स में एक लॉन्ग रनिंग डिबेट चल रही थी कि क्या यूएस एक्चुअली इजराइल को गाजा में अपना वॉर विन डाउन करने के लिए फोर्स कर सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिटिक्स ने यह सजेस्ट किया था कि वो नेतन्याहू को सीज फायर के लिए पुश करने में काफी कोशिश जो है वो नहीं कर रहे हैं और बाइडेन के डिफेंडर्स का कहना था कि मिलिट्री सपोर्ट कट ऑफ कर देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो बाइडेन कभी नहीं करने वाले थे। उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो इजरायली डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सके। बट ये फैक्ट है कि ट्रंप ने अपने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही नेतन्याहू को सीज फायर के लिए पुश कर दिया। ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि यूएस के पास हमेशा से सफिशिएंट लेवरेज था, बस बाइडेन उसे यूज करने के लिए विलिंग नहीं थे या किसी कारण से बाइडेन जो थे वो इतने मजबूत नेता नहीं थे कि वो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाल सके। तो अब क्या होगा?
अब जो है वो कई सारे इजरायली मिनिस्टर जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो डील के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन अब दूसरी पार्टीज भी नेतन्याहू की गवर्नमेंट में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। नेतन्याहू शायद उन दोनों नेताओं के सपोर्ट के बिना भी इस डील को पास करवा सकते हैं, स्पेशली अगर एक नेता भी उन दोनों में से नेतन्याहू को सपोर्ट कर देता है, जो कम से कम हमको मुमकिन तो लगता है। अगर डील पास हो जाती है तो देखना यह होगा कि क्या ट्रंप ने कोई प्रोवर्बियल कैरेट्स इस डील के अंदर डाले हैं, यानी कि कुछ एक ऐसे रीड बिटवीन दी लाइंस इस डील के अंदर छोड़ी हैं जिसका इजराइल फायदा उठा सके या नहीं। जैसे कि सऊदी अरेबिया के साथ क्या अमेरिका अब इजराइल के रिश्तों को नॉर्मलाइज करवाएगा, या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करने के लिए इजराइल को यूएस के द्वारा परमिशन दे दी जाएगी। इन मामलों में आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, पर यहां पर कई डिफिकल्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, और बड़े डिसीजन स्पेशली जल्दी में लेना लीडर्स के लिए, वर्ल्ड लीडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये डील काफी क्रूशियल है, और इजराइल और हमास के बीच का रिलेशन कैसे इवोल्व होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर डील पास हो जाती है तो क्या ट्रंप की स्ट्रेटजी ने कुछ हिडन कंसेशन ऑफर किए हैं, ये सब कुछ आने वाले महीनों में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमको इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।